हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। मैं सभी विद्यार्थियों का आर्य क्लास के अंतर्गत बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा संविधान तथा संवैधानिक विकास। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, संविधान जो होता है किसी भी देश की शासन व्यवस्था के लिए जो है ढांचा क्या करता है, निर्धारित करता है। और जो संविधान होता है, संविधान लिखित नियमों का वह दस्तावेज होता है जिसके आधार पर किसी देश का क्या चलाया जाता है, शासन चलाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, सरकार के जो 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सरकार के जो 3 अंग, इन तीनों अंगों को शक्तियाँ प्रदान करने का जो काम किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, संविधान के द्वारा ही जो है प्रदान किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा संविधान तथा संवैधानिक विकास। संविधान तथा संवैधानिक विकास की बात करेंगे आज अपन। संविधान तथा संवैधानिक विकास, ये हमारा आज का क्या रहेगा, टॉपिक रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, कि किसी भी देश का जो संविधान होता है उस देश की राजनीतिक व्यवस्था जिसके अंतर्गत लोग शामिल होते हैं उसके मूलभूत ढांचे को क्या करता है, स्पष्ट करता है। और राज्य की जो विधायिका होती है, कार्यपालिका, न्यायपालिका जैसे जो प्रमुख अंग होते हैं उनकी स्थापना करता है और उनकी शक्तियों की क्या करता है, व्याख्या करता है। इसके अलावा उसके पारस्परिक तथा जनता के साथ संबंधों का क्या करता है, विनियमन करता है। डियर स्टूडेंट्स, तो शासक और शासितों के बीच में जो संबंधों का जो निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, निर्धारित कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन करता है, संविधान करता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का जो है शब्द है। कॉन्स्टिट्यूशन लैटिन भाषा का क्या है, शब्द है। ठीक है, और जिसका अर्थ जो होता है, इसका जो अर्थ होता है ये क्या होता है, महत्वपूर्ण विधि। ठीक है, शाब्दिक जो इसका अर्थ है वो क्या है, महत्वपूर्ण विधि होता है। और संविधान लिखित अथवा अलिखित नियमों का वह संग्रह है जिसके माध्यम से किसी देश का शासन चलाया जाता है। ठीक है, इसके माध्यम से किसी देश का क्या चलाया जाता है, शासन चलाया जाता है। किसी देश का शासन चलाया जाता है। किसके माध्यम से, संविधान के माध्यम से। ठीक है, शासन चलाया जाता है। विश्व में अमेरिकी संविधान को आधुनिक युग का पहला लिखित संविधान माना जाता है। ध्यान रखना विद्यार्थियों कि जो अमेरिका का जो संविधान है, अमेरिका के संविधान को प्रथम लिखित संविधान माना जाता है। ठीक है, प्रथम लिखित जो है संविधान माना जाता है। प्रथम लिखित जो है संविधान माना जाता है। ठीक है, कौन से देश के संविधान को, अमेरिका के संविधान को। और संविधान का महत्व बताते हुए के.एम. मुंशी ने संविधान को राज्य की आत्मा कहा है। ठीक है, किसने कहा है, के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने संविधान को राज्य की, किसको, संविधान को राज्य की आत्मा का है, राज्य की आत्मा कहा है। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले जो है हमने संविधान की बात की है कि संविधान क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, संविधान किसी भी देश की जो शासन व्यवस्था होती है उसको निर्धारित करता है, शासक और शासितों के बीच संबंधों का जो है निर्धारण करता है।
इसके अलावा किसी देश का जो शासन चलाया जाता है वो किसके अकॉर्डिंग, संविधान के अकॉर्डिंग। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान जो है अंग्रेजी भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का क्या है, हिंदी अनुवाद है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, महत्वपूर्ण विधि होता है। क्या होता है, महत्वपूर्ण विधि। और अमेरिका के संविधान को प्रथम लिखित संविधान जो है क्या किया जाता है, माना जाता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स की शासन या सरकार के जो 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों अंगों को जो शक्ति प्रदान करने का जो काम किया जाता है वो कौन निर्धारित करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन निर्धारित करता है, संविधान निर्धारित करता है। और के.एम. मुंशी ने संविधान को जो है राज्य की आत्मा कहा है। ठीक है, तो ये तो क्या होता है, संविधान। डियर स्टूडेंट, ये हमने संविधान की बात की। अब हम जो बात करेंगे वो संवैधानिक विकास की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि संविधान क्या होता है। प्रथम लिखित संविधान कौन से देश का है, तो पहला लिखित संविधान कौन से देश का है, अमेरिका का संविधान है। संविधान को राज्य की आत्मा किसने कहा है, तो किसके द्वारा कहा गया है, के.एम. मुंशी के द्वारा। ठीक है, राज्य की आत्मा के रूप में किसने बताया है, के.एम. मुंशी ने। डियर स्टूडेंट्स, संवैधानिक जो विकास है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास। तो किसी भी देश के संविधान के भवन का निर्माण जो होता है सदैव उसके अतीत की नींव पर किया जाता है। किस पर किया जाता है, अतीत की नींव पर किया जाता है। अतः किसी भी संविधान को समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि तथा उसके इतिहास को जानना क्या होता है, आवश्यक होता है। संवैधानिक किस किस को, एक तो पृष्ठभूमि को जानना क्या होता है, आवश्यक होता है, पृष्ठभूमि और उसके अतीत के इतिहास को, पृष्ठभूमि व इतिहास को। ठीक है, इतिहास किसे कहते हैं, हिस्ट्री। सॉरी स्टूडेंट्स, जो है किसी भी देश जो इतिहास की बात कर रहे थे अपन कि अतीत की जो क्रमबद्ध जो घटनाएं होते हैं उसको क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। और जो है जानना जरूरी होता है, भारत के संविधान का निर्माण भी एक दिन में बनकर के तैयार नहीं हुआ, उसे एक लंबे विकास की यात्रा क्या करनी पड़े, तय करनी पड़ी। तो भारत में जो ब्रिटिश जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या होती है, स्थापना होती है। ध्यान रखना, भारत में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या होती है, स्थापना होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो कब होती है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और जो है अंग्रेज व्यापार करने के लिए आए, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर के द्वारा। ध्यान रखना, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा, एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर के द्वारा जो है, के चार्टर के द्वारा इनको जो है व्यापार करने का एकाधिकार जो है क्या किया गया, प्रदान किया गया। कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा विभिन्न एक्ट बनाए गए थे। ठीक है, कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा विभिन्न क्या बनाए गए, एक्ट बनाए गए। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं, हमने बात की संविधान की, संविधान क्या होता है, उसके बाद में हम जो है संवैधानिक विकास की बात कर रहे हैं। और संवैधानिक जो विकास जो है कि किसी भी देश के संविधान के भवन का जो निर्माण होता है सदैव जो है उसके अतीत की नींव पर किया जाता है। तो किसी भी संविधान को समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि और इतिहास को समझना क्या होता है, आवश्यक होता है। तो भारत के संविधान का निर्माण भी जो है एक दिन में नहीं हुआ और उसे एक लंबी विकास यात्रा तय करनी पड़ी है। भारत में ब्रिटिश जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना होती है वो कब होती हैं, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ठीक है, ध्यान रखना, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। डियर स्टूडेंट्स, उस समय में भी जो है भारत को सोने की चिड़िया के देश के नाम से जाना जाता था।
लेकिन हमारे यहाँ पर विभिन्न आक्रांताएं और उन आक्रांताओं में जो है विदेशी शासनों के अंतर्गत जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, अंग्रेज़ों का जो उद्देश्य था मुख्य रूप से भारत का आर्थिक दोहन करना था। क्या करना था? आर्थिक दोहन करना था, जिसके कारण से जो है भारत लगातार जो है निर्धनता की श्रेणी में चला गया। ठीक है, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। इसको एकाधिकार प्राप्त हुआ। भारत पर जो है सभी जो विदेशी जो यूरोपियन जो ताकतें थीं वो भारत के साथ में व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए जो है सभी क्या थे? प्रयत्नशील थे। और इन प्रयासों में जो सफलता मिलती है वो किसको मिलती है? अंग्रेजों को मिलती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार जो है क्या होता है? प्राप्त होता है। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर के द्वारा इसको जो है व्यापार करने के अधिकार प्रदान किए गए और कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा विभिन्न क्या बनाए गए? एक्ट बनाए गए। ठीक है, किसके शासन को नियंत्रित करने के लिए? कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम इसको चार्ट के माध्यम से समझते हैं। भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक, भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, भारत का जो संवैधानिक जो विकास है, एक तरफ तो हम देखेंगे मुख्य रूप से जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो है भारत। ठीक है, और मुख्य रूप से जो है 1773 से 1853, 1753 टू 1853। ठीक है, एक तो प्रमुख रूप से इनकी बात करेंगे कि कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए जो है कौन कौन से जो है अधिनियम जो है एक्ट पारित किए गए। और एक हम देखेंगे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के अंतर्गत, ब्रिटिश ताज के अंतर्गत। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कब से कब तक? 1858 से लेकर के 1947, 1858 टू 1947 आज़ादी तक। ठीक है, हमने भारत के संवैधानिक विकास को जो है मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है। एक तो जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत, जो कि 1753 से लेकर के और जो है 1853 तक, और दूसरा हम देखना है ब्रिटिश ताज के अंतर्गत 1858 से लेकर के जो है 1947 तक। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 1753 की जगह आप उन देखेंगे मोस्टली रूप में 1773। ठीक है, 73 रेगुलेटिंग एक्ट थे। इससे सॉरी इसके लिए 1773 टू 1853 और 1858 तो 1947। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से एक्ट पारित किए गए? 1773 में सर्वप्रथम जो है रेगुलेटिंग एक्ट, कौन सा एक्ट आता है? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773 में। ठीक है, कब? 1773 में। उसके बाद में पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, ये था 1784 का। ठीक है, कब पारित होता है? 1784 में, 1784। उसके बाद में चार्टर एक्ट 1833 में, 1833 में। और उसके बाद में चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1853। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, भारत के संवैधानिक विकास को हमने दो रूपों में देखा है, हमने बांटा है। एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो कि 1773 जो रेगुलेटिंग जो एक्ट था वहाँ से जो है हम अपन देखते हैं 1773 से लेकर के 1853 तक।
और दूसरा जो हमने बांटा है वो बांटा है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, यानी ब्रिटिश ताज के अंतर्गत, क्राउन के अंतर्गत 1858 से लेकर के 1947 तक। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इसमें जो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत जो है, क्राउन के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, कौन सा एक्ट? गवर्नमेंट इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट इंडिया एक्ट जो है एक तो 1858, सर्वप्रथम कब का है? 1858 का। ठीक है, उसके बाद में जो है इंडियन काउंसिलिंग एक्ट, ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम जो है 1861, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलना चाहें तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, उसके बाद में भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद में जो है भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909, ठीक है, जिसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, जिसके माध्यम से भारत में सांप्रदायिक पद्धति का क्या होता है? विस्तार होता है। इसको सांप्रदायिक पंचायत भी जो है कहा जाता है। उसके बाद में भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है, प्रांतीय स्वायत्ता या प्रांतों में द्वैध शासन के संदर्भ में। और इसके बाद में आता है भारत सरकार अधिनियम 1935, जो कि सबसे जो है ये कहें कि एक विस्तृत अधिनियम के रूप में था। भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, भारतीय सरकार अधिनियम 1935। और फिर लास्ट जो था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, मुख्य रूप से हम जो है भारत के संवैधानिक विकास की बात कर रहे हैं, संविधान और संवैधानिक विकास। और भारत का जो संवैधानिक विकास है कि संविधान एक दिन का परिणाम नहीं है, उसके अतीत और उसकी पृष्ठभूमि को भी जानना क्या होता है? अति आवश्यक होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो है सबसे पहले जो है कि भारत में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना होती है वो कब होती है? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की। किसकी स्थापना होती है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और इस कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का जो है एकाधिकार क्या होता है? प्राप्त होता है। कंपनी ने धीरे धीरे जो है भारत में सत्ती राजनीति का क्या कर दिया? खेल प्रारंभ कर दिया। और बहुत सारे जो है 100 वर्षों के दौरान जो है इस प्रकार की जो कंपनी की जो पॉलिसी थी, उन पॉलिसी के कारण से भारतीय जनता जो थी वो कंपनी के शासन के क्या होगी? विरुद्ध हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स, भारत का संवैधानिक विकास को हमने दो भागों में बांटा है। एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो कि 1773 से लेकर के 1853 तक, जिसके अंतर्गत जो अधिनियम पारित किए गए, एक तो रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। ये तो किसके अंतर्गत हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। कंपनी को नियंत्रित करने के लिए जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा विभिन्न क्या बनाए गए? एक्ट बनाए गए। दूसरा जो है ब्रिटिश ताज के अंतर्गत जो कि 1858 से लेकर के 1947 तक, सबसे पहले गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1858, उसके बाद में भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892
और भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम जो है 1919 प्रांतीय स्वायत्तता के रूप में, और भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 और उसके बाद में जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसको जो है लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के माध्यम से हमारे देश को क्या प्रदान की जाती है? आज़ादी प्रदान की जाती है, स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, इसलिए इसको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मोस्टली अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले जो है डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कंपनी का जो शासन था 1773 से लेकर के 1858 तक। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट की बात करेंगे। कौन से एक्ट की बात करेंगे? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसको जो है विनियमन अधिनियम भी कह सकते हैं। कौन सा अधिनियम? विनियमन अधिनियम। विनियमन जो है अधिनियम, क्या कहेंगे? विनियमन अधिनियम। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स विनियमन जो अधिनियम था, इसकी जो प्रमुख जो बातें थी कि तत्कालीन जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन उस समय कौन? ब्रिटिश प्रधानमंत्री, तत्कालीन ब्रिटिश पीएम जो थे प्रधानमंत्री, वो कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ थे। कौन थे? लॉर्ड जो है लॉर्ड नॉर्थ, ये ब्रिटेन के क्या थे? पीएम थे। और इनके द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर जो है 1773 में पारित एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। ठीक है, कौन सा एक्ट कहा गया? रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। और इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। ठीक है, क्या माना जाता है? अत्यंत संवैधानिक महत्व माना जाता है। क्या माना जाता है? संवैधानिक महत्व। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, संवैधानिक जो महत्व है, क्योंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को, ठीक है, के कार्यों को नियंत्रित जो है करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए जो है ब्रिटिश सरकार का जो है पहला कदम था। ठीक है, नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार का, कौन सी सरकार का? ब्रिटिश सरकार का जो है पहला कदम था, ब्रिटिश सरकार का पहला कदम था। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको कि जो रेगुलेटिंग जो एक्ट था, और ये जो एक्ट पारित हुआ 1773 में, और तत्कालीन जो ब्रिटिश पीएम थे लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर 1773 में ये पारित हुआ। और इस एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। इसका जो महत्व है, संवैधानिक महत्व है, क्योंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार का ये जो था वो कौन सा कदम था? पहला कदम था। ठीक है, इस दिशा में पहला कदम था। और इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा कंपनी के कौन कौन से? एक तो प्रशासनिक व राजनीतिक जो है इसके कार्यों को, प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को क्या प्राप्त हुई? मान्यता। ठीक है, क्या मिलती है? मान्यता प्राप्त होती है। इसके अलावा इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। महत्वपूर्ण है ये कि इसके माध्यम से भारत में केंद्रीय जो है प्रशासन की, कौन से प्रशासन की? केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। किसकी नींव रखी गई? केंद्रीय प्रशासन की क्या रखी जाती है? नींव रखी जाती है। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन की क्या रखी जाती हैं? नींव रखी जाती हैं। और इस अधिनियम ने कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया, और सुनिश्चित शासन पद्धति का क्या करते हैं? श्री गणेश करते हैं कि इस अधिनियम ने कंपनी के शासन के लिए पहली बार लिखित संविधान क्या किया? प्रस्तुत किया। पहली बार कौन सा संविधान? लिखित संविधान क्या किया? प्रस्तुत किया। ठीक है, किसके लिए? कंपनी के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका संवैधानिक महत्व है।
किस रूप में कि एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य थे उनको नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोलाइजेशन करने के लिए जो है ब्रिटिश सरकार का ये पहला क्या था, कदम था। प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को कंपनी के जो थे उनको क्या प्राप्त होती हैं, मान्यता प्राप्त होती हैं। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी जाती हैं और लिखित जो है पहला क्या था, ये संविधान था, एक्ट था, अधिनियम था। और डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम बात करें इस अधिनियम के प्रमुख विशेषताओं की, तो इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, बंगाल के गवर्नर को क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, बंगाल के गवर्नर को, ठीक है, कहाँ के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बनाया गया। और जो है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ध्यान रखना कौन बने, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल के प्रथम क्या बनते हैं, गवर्नर जनरल। प्रथम गवर्नर जनरल जो है बनाए गए, कहाँ के, बंगाल के। कहाँ के बने ये, बंगाल के। ठीक है, तो विशेष रूप से ध्यान रखना, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा जो है बम्बई तथा मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। कहाँ कहाँ के गवर्नरों को, बम्बई व मद्रास के। ठीक है, और विशेषताओं के अंतर्गत कि जो बम्बई था, बम्बई व मद्रास। ठीक है, इसको बम्बई व मद्रास के गवर्नरों को जो है इसके अधीन कर दिया गया। और जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। और 1774 में फोर्ट विलियम कलकत्ता में एपेक्स न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कब, 1774 में पहली बार। ठीक है, 1774 को जो है कलकत्ता में, कहाँ पर, कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जाती है, उच्चतम न्यायालय की। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। कौन से अधिनियम के माध्यम से, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। 1773 के एक्ट के अंतर्गत, जिसको विनियमन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा गुप्त जो समिति थी उसकी सिफारिश पर 1773 में इस एक्ट को जो है पारित किया गया, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया, जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर जो नियंत्रण था वो सशक्त हो गया। ठीक है, और भी क्या हो जाता है, सशक्त हो जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने भारत के संवैधानिक विकास के संदर्भ में संवैधानिक विकास को हमने 2 भागों में बांटा है। एक तो जो है किसके अंतर्गत, एक तो मोस्टली हमने देखा है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत, जो कि 1773 से लेकर के 1853 तक की हम बात कर रहे हैं, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, इसके अलावा चार्टर एक्ट 1833 का और चार्टर एक्ट 1853 का। उसके बाद में सेकंड में हमने जो बांटा है वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत 1858 से लेकर के 1947 तक। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम जो है 1919, 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, दूसरा जो है 1784 का कौन सा एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, इसकी बात करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, निश्चित रूप में ये क्लास आपके लिए जो यूजी पीजी के जो विद्यार्थी हैं, इसके अलावा जो है कम्पिटिटिव लेवल के जो विद्यार्थी हैं, उन सभी के लिए ये जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है। निश्चित रूप में यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उम्मीद और आशा करता हूँ कि निश्चित रूप में ये क्लास आपके लिए जो है उपयोगी साबित होगी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, कौन सा एक्ट,
पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट कब का था? 1784 का। और इसमें क्या था कि रेगुलेटिंग एक्ट की में जो कमियां रह गई थी, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए जो है यह अधिनियम लाया गया। किसके लिए लाया गया? जो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का था, रेगुलेटिंग एक्ट जिसकी हमने बात की थी कि उसमें जो त्रुटियां रह गई थी, जो खामियां रह गई थी, उन कमियों को दूर करने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। और इस अधिनियम का नाम तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट्स द बंगर के नाम पर रखा गया है। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पिट्स द बंगर। ठीक है, तत्कालीन जो पीएम थे कौन थे? पिट्स द बंगर, ये थे वहाँ के तत्कालीन क्या थे? प्रधानमंत्री थे। ठीक है, पिट्स द बंगर थे ये जो है, सॉरी, पिट्स द यंगर, ये क्या थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, यंगर। ठीक है, पिट्स द यंगर ये तत्कालीन प्रधानमंत्री थे और इनके नाम पर रखा गया। इसकी विशेषताओं की हम बात करें तो इसके जो है इसने कंपनी के राजनीतिक तथा वाणिज्यिक कार्यों को क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया गया। डियर स्टूडेंट्स, कंपनी के राजनीतिक व व्यापारिक, राजनीतिक व व्यापारिक कार्यों को क्या कर दिया गया? कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, अलग अलग कर दिया गया, यानी इनका क्या कर दिया गया? पृथक्करण कर दिया गया। ठीक है, पृथक्करण कर दिया गया। इसके बाद में जो है कि इसके तहत भारत से संबंधित मामलों को ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाया गया। ठीक है, किसके तहत? भारत से संबंधित मामलों को भारत से संबंधित जो है मामलों को, भारत से संबंधित मामलों को जो है ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाया गया। ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में ला दिया। ठीक है, प्रत्यक्ष नियंत्रण में जो है लाया गया, प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाया गया। किसके माध्यम से? पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। और इसके जो है ये जो एक्ट बनाया गया मुख्य रूप से जो है 1773 के एक्ट में जो कमियां रह गई थी, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जो है जाना जाता है, उसकी कमियों को दूर करने के लिए जो है ये एक्ट लाया गया। और तत्कालीन जो ब्रिटेन के जो पीएम थे पिट्स द यंगर के नाम पर इसका क्या रखा गया? नाम रखा गया। डियर स्टूडेंट्स, और जो है महत्वपूर्ण जो बात है कि कंपनी के राजनीतिक मामलों के संचालन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण मंडल की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जाती है? नियंत्रण मंडल की स्थापना की जाती है। नियंत्रण मंडल की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। नियंत्रण मंडल की क्या की गई? स्थापना की गई। और इसके अलावा इसी एक्ट भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र में पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहलाया। ठीक है, कि कंपनी का अधीन जो क्षेत्र था, कंपनी के अधीन क्षेत्र को, कंपनी के जो है अधीन क्षेत्र को क्या कहा गया? अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। क्या कहा गया? ब्रिटिश आधिपत्य का क्या कहा गया? क्षेत्र कहा गया। ठीक है, क्षेत्र कहा गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पिट्स इंडिया एक्ट के महत्वपूर्ण जो बातें थी, इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे 1873 के चार्टर अधिनियम और 1853 का चार्टर अधिनियम। और उसके बाद में हम जो है ताज के शासन के अंतर्गत प्रमुख रूप से क्या करेंगे? बात करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के साथ में, इसके और महत्वपूर्ण बातों के संदर्भ में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।